रही है। चर्चा इस बात पर है कि अग्निपथ योजना के नाम पर जो कल परसों 2 दिन तस्वीरें हमने देखी, यकीनन मानिए वो तस्वीरें डराने वाली थी। किस तरीके से वो युवा जो आक्रोशित थे, वो गुस्से में थे, उन्होंने हर जगह आगजनी कर दी, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया, बसों को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ मचाई यहां पर। और तस्वीर देखिए सामने भी आई, कल दिन भर ऐसी तस्वीरें आती रही, बिहार से भी ऐसी तस्वीरें आई। एक लोगों की तो जान भी चली गई है, कुछ लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। मासूम बच्चों की जो स्कूल की बस है उसके आसपास यहां पर पत्थरबाजी होती रही। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो मथुरा में तो लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। जो पुलिस के जवान थे वो उन्हें सुरक्षित वहां से निकालते हुए देखे गए। पत्थरबाज अब आम लोगों को भी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन ये युवा जो आज ये सड़कों पर आकर आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे लेकर निकल रहे हैं, आखिरकार ये क्यों निकल रहे हैं? विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बात से असंतुष्ट हैं तो आप बात को सामने रखिए, प्रदर्शन कीजिए, आपका हक। और हमारे देश के युवा हैं, इनके भविष्य को लेकर चिंता हर किसी को है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से कल तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीर बिल्कुल भी गवारा नहीं है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर ये लाठी डंडे लेकर ट्रेनों को देखिए कैसे फूंक दिया गया। ये बलिया की तस्वीर थी जहां पर ट्रेन को ही आग के हवाले पूरी कर दिया गया। बिहार से भी ऐसी तस्वीरें आई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह विरोध की आग जो है वो फैलती देखी गई। वैसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसको लेकर खुलकर बयानबाजी करनी शुरू कर चुकी हैं। प्रियंका गांधी भी इसको लेकर बयान दे रही हैं, वो भी कह रही हैं कि कंफ्यूजन भारी है, किस तरीके से युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है। मायावती ने भी इसको लेकर गलत बताया, जो अग्निपथ योजना उसके फैसले को गलत ठहराया है। और इसी के साथ आरजेडी की तरफ से भी देखिए अब विरोध की बात कही जा चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाली है, आरजेडी भी प्रदर्शन करने वाली है। युवाओं के साथ कह रहे कि हम खड़े हैं, युवाओं के साथ विश्वासघात है। अखिलेश यादव भी इसे विश्वासघात ही करार दे रहे हैं। और इसी के साथ जो युवा है अब वो भी कहीं ना कहीं बातों में आकर, या फिर हो सकता है किसी कंफ्यूजन को लेकर, या फिर हो सकता है असंतुष्ट होकर इस योजना को लेकर वो सड़कों पर आ गए। लेकिन अब वक्त है कि इन लोगों को समझाया जाए, इन्हें बताया जाए कि क्या कंफ्यूजन है और किस तरीके से ये सही और किस तरीके से गलत है आपके लिए। आज इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी इस चर्चा में जो जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सोचती हूँ उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। अजय कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी हैं। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नौसेना में रह चुके हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है, देश के लिए सब कुछ बलिदान करने का एक जज्बा जो है वो रहता है अधिकारी में, जैसा कि अजय कुमार जी और कर्नल शरण जी के अंदर भी है इस वक्त। शरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं कर्नल शरण जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। आज आप दोनों की बल्कि ओपनिंग रिमार्क जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो मैं शुरुआत आपसे करूंगी। बाकी खास मेहमानों का मैं परिचय करा देती हूँ। शरद द्विवेदी जी हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, शमीर सिंह जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे यहाँ पर, राजेश शर्मा जी नेता कांग्रेस के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और शुरुआत अजय कुमार जी मैं आपसे कर रही हूँ। किस तरीके से हम ये समझे ये अग्निपथ योजना जो है युवाओं के लिए बेहतर है और या फिर बेहतर नहीं है? मैं चाहती हूँ आप इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट जो हैं जो शायद कंफ्यूजन हो या फिर हो सकता है गलत हो, नहीं समझ आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्कीम हमारी सरकार लाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो सबसे पहले जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सबको पहले साथ में लेना चाहिए, सब लोगों से इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। आपने देखा होगा इसी तरह से जब हमारे 700 किसान मर गए, मृत्यु हो गई, 1 साल तक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और वो कानून वापस लेना पड़ा। उसी का आज खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि आज हमको 60 लाख टन गेहूं खरीदना था, लेकिन हम खरीद पाए केवल 5.4%। तो हम लोगों को जब इस योजना को लेके आए तो हमें लोगों को साथ में लेके बात करनी चाहिए थी, सबका विश्वास जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लगता है कि आनन फानन में केवल चुनाव को देखते हुए 2024 के इसको लाया गया और आज केवल 46,000 लोगों की भर्तियों को लेके आज 130 करोड़ लोगों को परेशानी में डाल दिया गया। और जबकि हाँ, मैं जो हिंसा हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो हम लोगों की योजना है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेंड बेरोजगार होंगे। आज 18, 17 साल, 15 साल, 20 साल हम फौजी नौकरी करके जो आते हैं बाहर, आज उनको भी गार्ड की नौकरी मिल रही है। और जो सर्टिफिकेट सरकार देती है ग्रेजुएशन का, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो उस सर्टिफिकेट को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, कहते हैं इस जियो को हम नहीं मानेंगे, ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है और हमारे फौजियों को प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो 4 साल वालों को ये सरकार क्या नौकरी दे पाएगी? ठीक है,
मेरे हिसाब से ये योजना बिना सोचे समझे जल्दबाजी में 2024 के चुनाव के जीतने की वजह से लाई गई है। ठीक है अजय कुमार जी, कुल मिलाकर आप इसकी जो खामियां हैं उसको आप सामने रख रहे हैं। और अब मैं जरा रुक कर लेती हूँ कर्नल शरद शरण जी का। कर्नल, यहाँ पर जैसा कि अभी यहाँ पर कह रहे हैं अजय कुमार जी कि इसमें खामियां हैं और बिना सोचे समझे चुनावों के मद्देनजर ला दी गई है, तो कल हमने देखा तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो बकायदा पॉइंट वार हर एक चीज को समझाते हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक ही दिन में रात में सरकार को सपना आया और अगले दिन आकर ये योजना सामने रख दी। पहले से चर्चा हो रही होगी, सेना के जो प्रमुख हैं उनके बीच में भी चर्चाएं हुई होंगी, तो क्या लगता है आपको भी ऐसा है कि बिना सोचे समझे ही इस योजना को ला दिया गया? कर्नल, मैं इस बारे में और क्या कहूं मैडम, पिछले 4-5 साल के गवर्नमेंट की योजनाओं का आप इतिहास देख लें। जब भी वो कोई योजना आती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी की योजना हो, किसान बिल हो, इनका इतिहास अब सरकार के सोच का ये बता रहा है कि ये लोग कोई 1 लोग 2 लोग या 4 लोगों की सोच है जो पूरे सरकारी संगठन पे अब थोपी जा रही है और सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूर हैं उनकी बातों को मानने के लिए। इसीलिए जल्दबाजी में योजनाएं आती हैं। जब आम जनता, जनमानस और जो लोग इनसे अफेक्टेड हैं जब उसका विरोध करते हैं, तब इनका पैनिक बटन दबता है और तब ये सोचना शुरू करते हैं। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, पहले दिन योजना लागू होती है और 2 दिन के बाद रात में अचानक बच्चों की अधिकांश उम्र जो अधिकतम 21 है उसको 23 कर दिया जाता है। मैंने कल भी कई जगह ये बात कही थी कि आप देखिएगा कि ये लोग इस बात को अब एक्सेप्ट भी करने लगे हैं कि इसमें काफी लूप होल्स हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकारी नुमाइंदे बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे समस्या आती जाएंगी वैसे वैसे समाधान करते जाएंगे। हमारे घर परिवार में बच्चों की शादियां होती हैं मैडम, उसके लिए भी हम महीना 15 दिन इंतजाम करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि जैसे जैसे बारात आएगी वैसे नाश्ते का, खाने का, उनकी भावरों को पढ़ने का इंतजाम करेंगे और सुबह विदाई का इंतजाम करेंगे। जब गांव में, घर में हम किसी चीज को इतने व्यवस्थित तरह से करते हैं, सरकार एक बहुत बड़ा तंत्र होता है मैडम। 125 करोड़ से ज्यादा का ये राष्ट्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि योजनाओं पे बहुत विचारशीलता से काम नहीं किया गया है। आखिर ये कौन से दबाव हैं जब सारी जनता, अधिकारी, सेना के पूर्व सैनिक, रिटायर्ड जवान इस योजना का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ सरकार इसका समर्थन कर रही है। मैं इसमें एक चीज को और जोड़ना चाहूंगा। मैं पिछले 2 दिन से एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अचानक से बहुत सारे वेटरन्स, खास तौर से सेना अधिकारी, चैनल्स पे आ करके इस योजना के बारे में ऐसा बता रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में कोई स्वर्ण काल आने वाला हो, फौज के अंदर कोई स्वर्ण काल आने वाला हो। एक लड़का जो परमानेंट जॉब करता है, अपनी लाइफ के रिस्क पे अपने जॉब को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करता है, उसको आप 4 साल की भर्ती में बदल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर के लोग बताते हैं कि परमानेंट जॉब की बजाय 4 साल के जॉब से उस इंडिविजुअल का क्या फायदा होने वाला है। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। और जितने भी जवानों के मैं संपर्क में हूं, मैं आपको बता दूं, जो जवान फौज में नौकरी करके आता है, ग्रामीण परिवेश का वो ये सपना देखता है कि जब उसका लड़का वयस्क होगा तो वो उसी की पलटन में जाके देश की सेवा करेगा। वो लोग रो रहे हैं कि साहब, हमने पिछले 6-8 साल में अपने बच्चे को दौड़ भाग, मेडिकल, फिजिकल की तैयारी की थी कि एक दिन ये बच्चा फौज में जाएगा, मेरी पलटन में जाएगा तो मेरे जूनियर जो आज वहां सूबेदार, नायब सूबेदार और कर्नल हैं, मैडम 30 सेकंड और दीजिए प्लीज। ठीक है कर्नल जी, इस बात पे गर्व करेंगे कि राम प्रकाश जी ने पलटन में अपने बच्चे को भी भेजा है। तो ये खेल भावनाओं के साथ हो रहा है। लास्ट पॉइंट मैं फिर आपको दोहराऊंगा, रक्षा मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सेना के लिए देश में पैसे की कोई कमी नहीं है और अगर होगी तो उसको पूरी की जाएगी। अगर सरकार ये कह रही है कि पैसे की कोई कमी नहीं है तो लोग चैनल्स पे आके बार बार पेंशन के बचाव और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात कृपया ना करें। ठीक है, अब मैं रुक कर लेती हूँ शरद त्रिवेदी जी का, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। शरद जी, ये कंफ्यूजन है या फिर भ्रम है, इसको लेकर लगातार देखिए चर्चा हो रही, लेकिन सवाल ये है कि छात्रों के मिजाज को आपने पहले क्यों नहीं भापा? क्यों आपने उम्र की सीमा को तभी बदला जब प्रदर्शन होना शुरू हुआ? आप क्या इसका इंतजार कर रहे थे? क्या विरोध का इंतजार कर रहे थे? तो पहले सब कुछ क्या भापा नहीं गया और ये इस योजना को बिना सोचे समझे ला दिया गया?
मांगी जी मुझे थोड़ा समय दे क्योंकि इसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि फौज लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं बनाई गई है, फौज देश की रक्षा के लिए बनाई गई है। तो सबसे प्रथम दृष्टया ये चीज हम बिल्कुल साफ साफ जान लें कि फौज नौकरी देने के लिए नहीं है, फौज देश की रक्षा के लिए है। और देश की रक्षा के लिए जो काम जरूरी है वो फौज को करना है, और उस फौज के लिए जो सरकार को जरूरी है वो सरकार करेगी, और वो कर रही है। और ये फैसला ये नहीं कि कल रात में या परसों रात में ले लिया गया था, इस फैसले की तैयारी कई साल से हो रही थी। कांग्रेस के समय में भी इस पे बहस हो रही थी, बातचीत चल रही थी। 1.5 साल से इसकी प्लानिंग हो रही थी, 1.5 साल से इसकी तैयारी की जा रही थी, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, मसौदा तैयार किया जा रहा था, और जितने रिटायर्ड अफसर हैं उनसे बात की गई, जो सेना में अफसर हैं उनसे बात करी गई। और ये चीज अफसरों के लिए पहले भी है, ये जवानों के लिए अभी लाई गई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है। मैं खुद फौज में भर्ती हुआ था आज से 30 साल 35 साल पहले। मुझे मालूम है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है और ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है, जिसमें कुछ समय के लिए अफसरों को रखा जाता है और उसके बाद अफसर जो है वो सिविल फील्ड में चले जाते हैं। क्योंकि फौज में, पुलिस में और आईएएस में बहुत फर्क है। क्योंकि फौज में जो हायरार्की बनती है वो पिरामिड की तरह होती है, ऊपर जाके वो कम होती चली जाती है। जो आईपीएस या आईएएस भर्ती होता है वो सबके सब सेक्रेटरी बनते हैं, सबके सब आईजी बनते हैं। लेकिन फौज में जिस कमांडो को या स्पेशल फोर्स के अफसर को 125 किलोमीटर 30 किलो का वजन लेके चलना पड़ता है, वो 30 साल से ऊपर का आदमी नहीं कर सकता है। तो इसलिए फौज को ज्यादा से ज्यादा युवा की जरूरत है फौज में, और फौज में, और यही चीज विश्व में सारी दुनिया में हो रही है। इजराइल में 2 साल के लिए 22 महीने के लिए लड़कियों को रखा जाता है और 30 महीने के लिए लड़कों को रखा जाता है। 30 महीने बाद वो सिविल फील्ड में चले जाते हैं। अभी चीन ने 12 लाख अपनी फौज को कम किया है, क्योंकि अब जो है कैपिटल इंटेंसिव वॉरफेयर हो गया है। लड़ाई में अब युद्ध में जो है ड्रोन का सिस्टम है, हाई कॉस्ट फाइटर्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा कीमत होती है, टैंक्स हैं जिनकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस समय लेबर इंटेंसिव फौज नहीं है, अब कैपिटल इंटेंसिव फौज है। तो इसलिए यह है कि हमें जब उस तरह का इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है तो हमें उसके लिए पैसे की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। तीसरी चीज कि 1,18,000 करोड़ हमारा पेंशन बजट है, 1,20,000 के करोड़ के करीब हमारी तनख्वाह का बजट है, और 5.25 लाख करोड़ की हमारी फौज का बजट है। तो जिसमें 5.25 लाख करोड़ में जिसमें 2.5 लाख करोड़ तो खाली तनख्वाह और पेंशन बट रही है। तो उसके बाद कंज्यूमेबल्स होते हैं, जिसमें तेल बहुत बड़ा अंश होता है, जिसमें फौज के गोला बारूद जिसका जो खत्म होते हैं, जब उनका प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है, तो खत्म होते हैं, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। तो खरीदने के लिए हमारे पास, हथियार खरीदने के लिए पैसे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला, पहले भी इसकी तैयारी की जा रही थी, और सब जितने भी इसमें पक्ष हैं जो इसमें शामिल हैं उनसे बात करके ये फैसला लिया गया है। और इसमें लोगों को 25% जिनको अभी भी भर्ती किया जाएगा, वीरों को, उनको 11 लाख रुपया दिया जाएगा, 18 लाख का उनको लोन दिया जाएगा सस्ते रेट पे, और उनको नागरिक फील्ड में आने में उनकी मदद की जाएगी। ठीक है। आखिरी में कि ये जो स्कीम है ये पहले अफसरों के लिए थी, अब जवानों के लिए की जा रही है। और ये जो लोग आएंगे, ये एक हमारा पूल बनेगा जो सिर्फ नागरिक फील्ड में होगा। जब कभी युद्ध की जरूरत पड़ती तो हमारे पास एक बहुत बड़ा अंश है जो हमारे फौज के साथ खड़ा हो सकता है, और इनको नागरिक फील्ड में आने में हर तरह की मदद की जाएगी। और अगर किसी को इस चीज से नहीं समझ में आ रहा है, आप देखें कि जो लोग दंगा कर रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, वो भी दंगा कर रहे हैं। उनमें से कोई फौज में नहीं जाने वाला है, और जो पकड़े गए हैं वो टोटल अनपढ़ है। ये अनपढ़ों की भर्ती नहीं की जा रही है। ये सारे के सारे ठीक है शरद जी, अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जरा तस्वीरों पर भी गौर करते हैं। तस्वीरें अब एक तरफ हम चला भी रहे स्क्रीन पर कि अग्निपथ की आग कैसे भड़की है। ये कई राज्यों में भड़क चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले, 17 के आसपास जिले जो हैं वो इस आग की चपेट में आ गए हैं। अब मैं रुक करती हूँ राजेश शर्मा जी का, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब राजेश जी,
विरोध अलग है, विरोध सही होता है या गलत होता है। युवा हमारे देश के, उनको चिंता है तो उनको विरोध करने का हक है। लेकिन जरा इन तस्वीरों पर आप बोलिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो सेना में जाना चाहते हैं, जो सेना में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं, क्या उन्हें ये आग लगाने का हक दिया है? क्या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी ने हक दिया है? क्या जहां पर बच्चे खड़े हैं, एक बस में बैठे हुए हैं, उसके आसपास पत्थरबाजी करने का हक दिया है? क्या आम लोगों को जान बचाकर भागनी पड़े और पत्थर वो आम सिविल पर मारे, क्या ये हक दिया गया है इनको? शिवांगी जी, मैं कहना चाहूँगा, अगर ये किसी ने भी कानून अपने हाथ में लिया है तो ये गलत है। लेकिन मेरे काबिल दोस्त जिस तरीके से बात कर रहे हैं शरद जी, कि फ़ौज सेवा करने के लिए होती है, नौकरी के लिए नहीं होती हो। और मैं बता देना चाहूँगा, फ़ौज में नौकरी मिलेगी तभी सेवा कर पाएगा व्यक्ति। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने कहा कि ये हम देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या 7 साल में ये लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? 2 साल पहले फौज में पेपर हुए, सिलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ और वो भर्ती इन्होंने कैंसिल कर दी। ये नई नई योजना लाकर देश को जला क्यों रहे हैं? और नाम इन्होंने रखा अग्निपथ, और आज अग्नि देश के अंदर लग चुकी है। इस तरीके के ये कार्रवाई करते हैं। ऐसे इन्होंने जीएसटी को इतना बढ़ा दिया, नोटबंदी कर दी इन्होंने। इनकी एक प्रवक्ता आती है, उन्होंने देश को जला डाला। क्यों इस तरीके की बात करते हैं ये लोग? इन लोगों को ये नहीं मालूम है 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन्होंने 7 साल में कर दिया। और फिर कहते हैं हमारी फौज घाटे में जा रही है, हथियारों के लिए पैसे नहीं है। आपने हर चीज पे महंगाई कर दी, पूरे देश में लूट मचा रखी है। पहले तो कांग्रेस शासन में कभी देश में आपदा नहीं आई, कभी पैसे कम नहीं पड़े फौज में, कभी किसी हथियार के पैसे नहीं पड़े। आपने हथियार को भी डबल रेट पे लिया, आपने पेट्रोल डीजल और राशन का सब महंगा कर दिया। उसके बाद भी आप पे पैसे पड़े, महंगाई हो रही है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है प्रदेश का? आपकी जीडीपी क्या बोल रही है? ठीक है राजेश जी, कुल मिलाकर इनके सवाल ये जो आप कर रहे हैं, मैं पहले इसका मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शरद जी काउंटर कर दें, फिर मैं समीर जी के पास चलते, फिर अपने बाकी 2 खास मेहमान जो चर्चा के सबसे ज्यादा खास हैं वो मैं उनका रुख करूंगी। अब शरद जी देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पेंशन पे इतना खर्च हो रहा है, हमें उसमें कटौती करनी होगी, हमें और पैसे चाहिए। अभी यहाँ पर जो हमारे कर्नल साहब है शरद, जिन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, सेना में जो भी जरूरत होगी वो हम पूरी करेंगे। तो फिर अब ये अचानक से पैसों की किल्लत की वजह से ही आपको ये क्यों करना पड़ा कि 4 साल की नौकरी कर देनी पड़ी, जिसको लेकर इतना विरोध किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया गया फिर? अब देखिए, फौज में पैसे को दान में नहीं दिए जाते हैं। फौज में वो हथियार खरीदने के लिए हम उनको सक्षम बनाते हैं जिन हथियारों से लड़ाई करी जा सके, और उन हथियारों को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। ये नहीं कि अगर हम पेंशन जो हम जितनी तनख्वाह उतनी पेंशन क्यों नहीं कर देते हैं? अगर हमें पैसे ही बांटने हैं तो हम तनख्वाह और पेंशन को बराबर कर देना चाहिए। पता चला 5 लाख करोड़ पूरा चला जाए, फिर आप कहेंगे साहब फौज को आप क्यों कमजोर रख रहे हैं, फौज में आपने पैसे की कमी क्यों रखी है? हम फौज को गुलेल लेके नहीं भेज रहे हैं बॉर्डर पे, जहां आधुनिक हथियार एक जो मिसाइल 400 जो अभी रूस से खरीदा गया उसकी कीमत 40,000 करोड़ है। इन आधुनिक हथियारों की तब ये कीमत नहीं थी जितनी अब बढ़ती चली जा रही है। विश्व में सारे देश इसको कम कर रहे हैं। अमेरिका में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, अमेरिका में भी राजेश जी अभी बहस मत कीजिए, अभी जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बहस कीजिएगा। अभी बहुत शांतिपूर्वक एक दूसरे की बात सुनिए। 80% जो फौजी रिटायर होते हैं अमेरिका में, उनको पेंशन नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिली। और ये भी जो जब ये सेवानिवृत्त होंगे तो इनको 11 लाख 12 लाख रुपया दिया जाएगा, 18 लाख का लोन दिया जाएगा, इनको सिविल फील्ड में आने की मदद दी जाएगी। हम आईएएस की तरह सबको हम सेक्रेटरी नहीं बना सकते हैं फौज में, फौज को जवान होना पड़ेगा। ठीक है, रुकिए राजेश जी, रुकिए, मैं जरा समीर जी का रुकूं, फिर मुझे अजय जी के पास और उसके बाद मुझे आपने कर्नल जी के पास चलना है। समीर जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ठेकेदारीकरण हो रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, ठीक है, रुकिए ना राजेश जी को, रुकिए, पहले मैं समीर जी से जवाब लूं। ठेकेदारीकरण अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किया जा रहा है। रुक जाइए राजेश जी, 1 मिनट आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है राजेश जी, रुकिए। समीर जी,
अखिलेश यादव करें कि ठेकेदारीकरण किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसकी जो खूबियां हैं वो बता रही है। सेना प्रमुख तक आकर बिल्कुल पॉइंट वार चीजों को बता रहे हैं, उसके बाद भी हम ये कैसे कंफ्यूजन हो रहा है कि आग लगा दी जाए युवाओं की तरफ से और उसको सही ठहरा दिया जाए, फिर प्रदर्शन में भी हिस्सेदारी निभाने लग जाए राजनीतिक दल, ऐसा क्यों? देखिए शिवांगी जी, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात करी है, तो मैं उनका एक ट्वीट में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जय जवान जय किसान के नारे को आज रुष्ट जवान रुष्ट किसान बना दिया है। और यही रीजन है मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो बातें अभी मैंने सुनी सारी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बातें बोली हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सरकार किस तरीके से चला रहे हैं। जो केंद्र की सरकार है वो किस तरीके से चल रही है, कितना इनएक्सपीरियंस है उसमें, कितनी जो दिक्कतें आ रही हैं इनको। आप इनकी कोई भी पॉलिसीज देख लीजिए, कोई भी योजना ये लाते हैं, उस योजना को जैसे कि मेरे पैनलिस्ट पहले भी इस बात पे उल्लेख कर चुके हैं इस बात का कि कितनी उस कोई भी नीतियों में इतने लूपहोल्स होते हैं जैसे कि वो एक रात पहले ही बनाई गई हो। हालांकि शरद जी का कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि कल बनी है, 1.5 साल से इस पे प्लानिंग चल रही थी। तो 1.5 साल से इस पे प्लानिंग चल क्या रही थी? क्या कोई भी प्लानिंग जब होती है किसी भी स्कीम की तो क्या उसके सारे फैक्टर्स को काउंट नहीं किया जाता है? क्या उनके सारे फैक्टर्स पे क्या लायबिलिटीज आएंगी या क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये काउंट नहीं किया जाता है? और अगर ये नहीं किया जा रहा है तो प्लानिंग हो किस बात पे रही है? हमने देखा कि जो भी इनकी योजनाएं आती हैं फिर बाद में आता ये है कि जो व्यक्ति जो लोग इस पे विरोध कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। जब नोटबंदी होती है तो आम जनता को समझ में नहीं आती, जब जीएसटी होती है तो व्यापारियों को समझ में नहीं आती, सीए होता है तो मुसलमानों के समझ में नहीं आता, आज अग्निपथ हो गया तो नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जब जिनके लिए योजना बनाई जा रही है बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो ये है किस चाहिए था और युवाओं को भरोसा नहीं पहले से दिलाया गया, बकायदा एक प्लानिंग नहीं हो पाई सही तरीके से, जिसका नतीजा है वो बिल्कुल सही बात है आपकी, उस पर विचार करना चाहिए सरकार को। लेकिन जरा आप ये भी बताइए, इन तस्वीरों को देखिए, हम साइड में लगातार दिखा रहे हैं, आप भी कल से देख ही रहे होंगे, इनफैक्ट आप परसों से देख रहे होंगे। 3 दिन से ये तस्वीरें ये युवा जो तस्वीरों में दिख रहे हैं, जरा समीर जी बताइए इसमें आपको कितने लग रहे हैं? 21 साल के हैं, 17-18 साल के, और अगर वो उसमें है भी तो ये आगजनी, ये पत्थरबाजी, बच्चे सहम गए, बुजुर्ग लोग सहम गए, रास्ते में चलने वाले ट्रकों के नीचे छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। क्या ये हमारी सेना में भर्ती होने के लिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो सही होगा या आगजनी? क्या आपको लगता है? आप इस पर भी जरा मैं चाहती हूँ कमेंट कीजिए, ये कितना सही और कितना जायज लग रहा है? सरकार की खामियां वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है, उस पर सोचना चाहिए, वो जो उनको शायद पछतावा भी हो रहा हो, लेकिन अभी आप इस पर भी जरा जवाब दीजिए। शिवांगी जी, हमारा जो भारत देश है ये महात्मा गांधी जी का देश है, जहां पे आंदोलन और सत्याग्रह करने की हमें पूरी आजादी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम हिस्ट्री में जाए, अगर हम बापूजी को पढ़ें तो उसके साथ साथ अहिंसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कोई भी सत्याग्रह या कोई भी आंदोलन किसी भी नीति के खिलाफ या किसी भी वजह से होता है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो एक बात है जो कि प्रैक्टिकली भी होनी चाहिए। रही बात, आपने क्योंकि ये बात उठाई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी नौजवान साथी हैं उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि कोई भी आप आंदोलन कर रहे हैं तो इस तरह की हिंसा में ना पड़ें, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान है। आप जब ऐसी हिंसा होती है तो आप देखिए, चाहे मीडिया पे डिबेट्स हों, चाहे परिचर्चाएं हों, चाहे किसी लीडर को मौका मिले बोलने का, आपकी बात डाइल्यूट होती है क्योंकि मुद्दा आ जाता है हिंसा पे, और हिंसा किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करी जा सकती। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जहां पे अपनी आवाज उठाने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाए। तो ऐसे में आप इन हिंसा से बचिए, ऐसी उपद्रवी से बचिए, क्योंकि आपका मूवमेंट डाइल्यूट होगा, आपका आंदोलन डाइल्यूट होगा और इससे आपकी ही मांग को डाइल्यूट करके मुद्दा पूरा और कुछ बन जाएगा और इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही होने वाला। ठीक है अजय कुमार जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए अब हम लोग, ये जो जवान जो युवा हैं ये कह रहे हैं कि इनको सेना में जाना है, भर्ती होना है और उनके साथ गलत हो रहा है। सब कुछ ठीक है, वो हमारे देश के युवा हैं, छात्र हैं, उनका हक है सवाल करना और सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन मैं आपसे जरा इस पर भी कमेंट चाहती हूँ। ये तस्वीरें जो हैं, ये सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने वाले, आपको लगता है कि ऐसे सेवा होगी देश की जब देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए?
आप तो सेना से जुड़े हैं, आपको बखूबी हर चीज का एक्सपीरियंस है कि कितने अनुशासन की जरूरत होती, कितने संयम की जरूरत होती है, किस तरीके से सब कुछ त्यागना पड़ जाता है। फिर संयम कहाँ है? सड़कों पर देखिए आप जरा। देखिए क्या हो रहा है, ये जो भी सड़कों पे हो रहा है ये हाँ। बहुत गलत है। लेकिन मैं दो तीन चीज़ों बताना चाहूँगा। जैसे हाँ। शरद जी ने बोला हाँ। कि यहाँ पे हमें बजट की कमी है। हाँ। क्या हम फौज को नौकरी देने वाली संस्था समझते हैं? पहली चीज़, फौज के लिए बजट अलग से होता है। जैसे हमें मालूम है कि फौज का बजट 5 लाख करोड़ है, जैसा इन्होंने कहा 2.5 लाख करोड़ पेंशन और हमारी सैलरी में निकल जाता है। मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में 1,48,000 करोड़ रुपए बिना खर्च किए हुए वापस चले गए। ये सीएजी की रिपोर्ट है। अगर एक प्रदेश में 1,48,000 करोड़ वापस चला जाता है और जो खर्च नहीं होता तो पैसे की कमी कहाँ है? ठीक है। आज हमें माफी चाहती हूँ, आपको मैं रोकना चाहूंगी अजय जी। बड़ी खबर आ रही है, अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने रोडवेज बस में आग लगा दी। ठीक है, एक बार फिर से आग लगाने की खबर। उतरकर सड़क पर बस में आग लगा रहे हैं वो युवा है जो अपने हक की बात रख रहे हैं। हक की बात रखना सबके लिए जरूरी है, लेकिन इस तरीके से कि लोगों को, संपत्ति को, देश को नुकसान, छवि को नुकसान। और ये बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों को बस में जो बैठे थे उनको उतारा गया बाद में। और इसके साथ लखनऊ से वाराणसी जा रही थी चंदौली डिपो की बस। यहाँ पर बदलापुर के पूरा मुकुंद गांव के पास का मामला है। अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने रोडवेज बस में आग लगाई, उतारकर बस में तोड़फोड़ की। यात्रियों को बस से उतारा, फिर तोड़फोड़ की गई। वहां पर बस में तोड़फोड़ के बाद यहाँ पर तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर बदलापुर के पूरा मुकुंद गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। देखिए चर्चा इसी बात पर हो रही है कि युवाओं की आवाज कोई नहीं दबा सकता है। उनको पूरा हक है अपने हक के लिए लड़ने का, लेकिन ये हक कैसे मिले, इसके लिए सही रास्ता क्या हो और गलत रास्ता क्या हो, अब ये पहचानने की जरूरत है। अगर गलत रास्ते पर जाएंगे तो कैसे आप देश की सेवा करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर आपको किसी योजना से संतुष्टि नहीं है, अगर आपको उसमें खामियां दिख रही हैं, तो आप यकीनन उस पर सवाल खड़े कीजिए। लेकिन आगजनी, अब देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, ये पूरी की पूरी बस जला दी गई है। 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं ऐसी आगजनी की तस्वीरें आ रही हैं। एक लोगों की जान तक चली गई है इस पूरे मामले में, घायल हुए हैं कुछ लोग। यहाँ पर लोग अपने आप को बचाते फिर रहे हैं, लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। अब जरा आप सोचिए, इस बस में जो भी यात्री सवार थे, अगर किसी को इमरजेंसी और उसी से तुरंत किसी स्थान पर पहुंचना और इस बस के सहारे ही उसके पास एक ऑप्शन हो जाने का, तो अब वो कैसे जाए? आम जनता भी इसका मतलब सफर कर रही है। और एक कैसे देश में देश की सेवा करने वाले ये नौजवान हैं जो इस सोच के साथ अब सड़क पर उतर रहे हैं कि आगजनी कर दो, तोड़फोड़ कर दो, क्योंकि उन्हें भी कल को देश की रक्षा के लिए सरहदों पर और उतरकर फील्ड पर काम करना होगा। इन्हीं नागरिकों की रक्षा के लिए तो आज लड़ रहे हैं और आज इन्हीं नागरिकों के अधिकार को, उनकी यहाँ पर सेफ्टी को वो भूले जा रहे हैं। तो तमाम पहलू है। सबसे बड़ा पहलू कि सरकार को कंफ्यूजन दूर करके, जो खामियां हैं उनको दूर करके, उनको सुधार करके हर एक को कॉन्फिडेंस में लेकर बाकायदा एक बार फिर से सोच समझ कर यहाँ पर इस योजना को आगे सामने रखना चाहिए। और दूसरा पक्ष ये भी है फिर उसके बाद जो जवान, जो युवा, जो छात्र हैं, जो सेना में जाने का सपना देख रहे हैं, उनको भी अब संयम और इसी के साथ अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए। ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। और मैं चर्चा को सोचती हूँ मैं आगे बढ़ाऊँ। जौनपुर की तस्वीरें हैं, मैं पहले अपडेट लेती हूँ। दीपक हमारे संवाददाता जुड़ चुके। दीपक, पूरी की पूरी बस आग के हवाले झोंक दी गई आग में, अभी क्या माहौल है वहां पर? जो यात्री थे वो कहाँ हैं और जो युवा जो यहाँ पर बता रहे हैं रोष में आकर ये कर रहे हैं, वो अभी कहाँ है? जी शिवांगी जी, आपको बता, 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में आज योजनाबद्ध तरीकों से छात्रों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। सबसे पहले आज जनपद के शिकारा थाना क्षेत्र में एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष परिवार से दवा के लिए जा रहा था, उसको रास्ते में रोककर परिवार के साथ बदसलूकी की, भाजपा मंडल से भाग की जान बचाई। उसके बाद 2 सिपाही जो 112 से सुरक्षा के दृष्टिकोण से आ रहे थे, उनकी गाड़ियों को तोड़कर आगजनी कर दी गई। फिर उसके बाद SHO मछली शहर की गाड़ी को भी तोड़फोड़ किया गया है, उनको भी कुछ चोटें आई हैं। फिलहाल जैसे यहाँ मामला शांत किया जाता है पुलिस, वैसे जनपद के दूसरे थाना क्षेत्र बदलापुर में रोडवेज बस को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। इसमें सवारी जो भरी हुई सवारियां थी उन्होंने भाग कर जान बचाई। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर DM SSP मौके पर पहुंच गए हैं, हालात को कंट्रोल में करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल दोनों थाना क्षेत्रों में भारी संख्या में फायर ब्रिगेड और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और मैं अजय जी चाहते हो अपनी बात को पूरा कीजिए, क्योंकि देखिए इन्हीं तस्वीरों की तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सेना में आप देश की सेवा करते हैं ना, और ये सोचिए हमारे देश के तो लोग हैं,
ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसके हमें भी दुख है। और मैंने जैसे पहले कहा कि 46,000 भर्तियों के लिए 130 करोड़ भारतीय जनता को परेशान किया जा रहा है। ये हमारी सरकार की गलत नीतियों से हो रहा है। जब हम जीएसटी लाए थे, हमने कहा था एक जो हमारा टैक्स होगा एक सिंगल टैक्स होगा, आज वो मल्टी टैक्स है। जब हमने नोटबंदी की तो 99% से ज़्यादा पैसा वापस आ गया। जब हमने किसान बिल लेके आए और 700 किसान मर गए एक साल बाद, जब पूरा देश परेशान रहा, और तब हमने किसान बिल वापस लिए। ये भी आनंद फानन में लाई गई। जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। माफी चाह रही हूँ आपसे, मैं माफी चाह रही हूँ अजय कुमार जी। एक और बड़ी खबर देखिए है, कुचमा रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़ की। रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने की तोड़फोड़। यहाँ पर युवा काफी गुस्से में, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की जा रही है। स्टेशन मास्टर कार्यालय और केबिन को तोड़ दिया गया। कुचमा स्टेशन के क्रॉसिंग फाटक पर भी यहाँ पर बवाल हुआ है। तो जगह जगह आज भी देखिए ये हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। प्रदर्शन जायज है, हिंसक होना जायज कहीं भी कतई भी बर्दाश्त नहीं हो सकता हमारे देश में। अब ये तस्वीरें देखिए, आज एक बार फिर से सुबह हुई नहीं कि पहले आना शुरू हो चुकी तस्वीरें। आप एक बार फिर से गौर कीजिए कैसे रेलवे के पास यहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है। यहाँ पर भी अब युवाओं का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। युवा पटरियों पर उतर आए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर गुस्सा शहर शहर, जिले जिले, राज्य राज्य जो है वो भड़कता जा रहा है। युवाओं में भारी जोश और आक्रोश दोनों पनपने लग गए हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल करना हो, इसको सोचना होगा। क्योंकि देखिए एक अपडेट ये भी कि आज राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। अग्निपथ योजना को लेकर ही बड़ी बैठक की जा रही है। हालांकि सरकार तमाम दावे जरूर कर रही है कि 4 साल के बाद इन सभी जो रिटायर्ड सेना के जवान होंगे उन सबको मौका दिया जाएगा। राज्य सरकारें अलग अलग, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वो कह रहे हैं कि हम पुलिस भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता वरीयता देंगे, आश्वस्त किया जा रहा है। और इसी के साथ सीएपीएफ, इसी के साथ असम राइफल्स में सरकार, केंद्र सरकार भी कह रही है हम यहाँ पर नौजवानों को जो है वो मौका देंगे। कई बाहरी कंपनियां जो है वो इन्हें हायर करेंगी। तो तमाम तरीके की दलीलें जो है वो रखी जा रही हैं सामने, ताकि लोगों को समझ में आए और ये आक्रोश जो है वो थम जाए। चंदौली की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आप सोचिए हिंसक प्रदर्शन जायज है या प्रदर्शन जायज है। मैं चर्चा में वापस आती हूँ, माफी चाहती हूँ अजय कुमार जी, क्योंकि अग्निपथ योजना की तस्वीरें हम कल सुबह से दिखा रहे हैं, आज भी आ रही, तो दिखानी जरूरी भी है वो कि कैसे युवाओं के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और उस गुस्से को कम किया जाए। मैं चाहती हूँ अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मैं कर्नल शरद जी के पास चलूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इस भर्ती को 6 महीने के लिए रोक देना चाहिए। ठीक है। जब सबका हम विश्वास लेके बात करेंगे तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। जिन हमारे बच्चों ने रिटर्न परीक्षा पास कर ली थी, जिन बच्चों ने मेडिकल पास कर ली थी, उनको अभी भर्ती में लेना चाहिए। और जब उनको भर्ती में लेंगे पुरानी भर्तियों के हिसाब से उनको लेना चाहिए। आज हम इजराइल की तुलना करते हैं हिंदुस्तान से, वहां पे जनसंख्या बहुत कम है। हम बात करते, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं चाइना में सेना को कम किया जा रहा है। हम यहाँ 4 गुना बढ़ा क्यों रहे हैं? हम फौज को प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं? अगर रेलवे कहती है हम ले लेंगे, प्राइवेट कंपनियां कहती हैं हम ले लेंगे, तो इन बच्चों को सीधे वहीं भर्ती क्यों नहीं करा देते? आज हम देखें तो 2.5 लाख कम से कम हमारे पद खाली है रेलवे में, तो सीधे रेलवे में डाल दीजिए। फौज को प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं आप? फौज पूरे देश में आप आग लगा रहे हैं। जो लोग मेडिकल पास कर चुके हैं, जो रिटर्न एग्जाम पास कर चुके हैं, आप पहले उनको लीजिए। 6 महीने के लिए इसको आगे बढ़ा दीजिए इस योजना को, और देश को जलने से बचाइए। ये मेरे विचार है। ठीक है, मैं कर्नल शरद जी आपके पास आ रही हूँ। जैसा कि भी सुझाव यहाँ पर पूर्व नौसेना अधिकारी दे रहे हैं, यानी कि अजय जी दे रहे हैं कि 6 महीने के लिए इसे रोक दिया जाए, तो मैं आपके हिसाब से जानना चाहूंगी, अगर ये रोकी जाती 6 महीने के लिए या फिर इसमें सुधार की जरूरत अगर आज पड़ रही है, तो आपके हिसाब से इस अग्निपथ योजना में कैसे सुधार हो ताकि युवाओं को भी दिक्कत ना हो? और जो एक यंग ब्लड की बात कही जा रही है अधिकारियों की तरफ से, सेना प्रमुखों की तरफ से कि यंग ब्लड चाहिए हमें सेना में और बेस्ट टू बेस्ट हमें यहां पर अपने जवान चाहिए, ये कैसे पूरा होगा? मैडम, सबसे पहले तो जो मैंने तस्वीरें अभी जौनपुर की देखी हैं आपके चैनल पे, बहुत दुखद है। बिल्कुल। और मैं युवाओं से एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, माहौल बनता बिगड़ता रहेगा। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। महात्मा गांधी के देश में आंदोलित होने का और सरकार को जगाने के और भी बेहतर नॉन वायलेंट रास्ते हैं। हालांकि साथ में मैं एक सवाल और खड़ा करना चाहूंगा। आजकल के वक्त में सरकारों ने भी अपनी प्रतिमान बदल दिए हैं और ये लड़के ये देख रहे हैं कि 1-1.5 साल जंतर मंतर पे बैठने के बाद और 700 किसानों के बलिदान के बाद जाकर के इस सरकार को यह एहसास हुआ है कि हमें किसान बिल वापस लेना चाहिए। हो सकता है ये लड़के कहीं ना कहीं इसी सोच में हो कि जब तक हमारा प्रदर्शन
सरकार नोटिस नहीं करेगी तब तक शायद इस बिल की वापसी नहीं होगी। और जो इन्होंने परसों घोषणा की है 2 साल की जो उम्र बढ़ाई है, हो सकता है युवकों को उससे भी बल मिला हो कि अगर इस प्रदर्शन से सरकार पे दबाव बनाएंगे तो बिल वापस हो जाएंगे। ऐसे में मेरी सरकार से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले युवकों से संवाद स्थापित करें। आपके जो अधिकारीगण हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, जो वरिष्ठ जिले में सरकारी अधिकारी हैं, उनको आगे आके मानवता के रास्ते सरकारी तंत्र से हटके थोड़ा उनके साथ उठना बैठना चाहिए, गांव के बुजुर्गों को जोड़ना चाहिए और इस आंदोलन को शांत करने पे प्राथमिकता से काम करना चाहिए। दूसरी बात, कृपया इसका राजनीतिकरण ना करें। मैं देख रहा हूं दलगत राजनीति में एक दूसरे के दल के ऊपर छींटाकशी करनी जा रही है, लोगों को देशद्रोही बताया जा रहा है। हाँ। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि दूसरे दल इसको जानबूझ के करा रहे हैं। आप लोग प्लीज थोड़े टाइम के लिए इस राजनीति को पीछे रखें, इस माहौल को ठीक करें और इस बिल को तत्काल कम से कम विधेयक कर लें कि हम इस पे आगे सोच के कार्रवाई करेंगे। मुझे 1 मिनट और समय दीजिएगा मैडम। ठीक है, मैं एक बात बिल्कुल तथ्य परक करेक्टली कहना चाहूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इस योजना की घोषणा हुई थी, उसमें एक पत्रकार महोदय जिन्होंने सबसे आखिरी में सवाल पूछा था, उनके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने बोला था कि पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ। और उसी दल के आधिकारिक प्रवक्ता अगर चैनल्स पे आके इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे कि ये लेबर इंटेंसिव फौज है, तो शायद ये इसको नरेगा मान रहे हैं, इसलिए लेबर इंटेंसिव बोल रहे हैं। इन्होंने बोला है कि तनख्वाह और पेंशन बांटी जा रही है, तो मैडम ये खैरात नहीं है, उस जवान का हक है। हमें शब्दों का चयन ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो युवाओं में और ज्यादा आक्रोश पैदा होगा। उसके बाद बोला है कि फौज में पैसा दान से नहीं आता है। उसके बाद बोला है कि हम हर एक को आईएएस सेक्रेटरी नहीं बना सकते हैं। इन चीजों को अर्थवाद, फाइनेंस, पे और पेंशन और ऐसी सुविधाओं और प्रमोशन से भगवान के लिए मत जोड़िए। देश में सेवा के लिए जो लड़का फौज में आता है, उनके गांव में ये कल्चर है कि बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, फौज में आएगा तो बाप का माथा फक्र से ऊंचा करेगा। उन भावनाओं का साथ दीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत दुख के साथ मैंने नमक खाया है फौज का। आर्मी के वाइस चीफ ने आकर के कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बोला है कि 2032 तक हमारे पास 4 साल वाले लड़के 50% की तादाद में होंगे, तो फौज हमारी यंग हो जाएगी। आप ये बताइए, ऐसा कौन सा दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 50% संविदा पे 4 साल के कर्मचारी रखे जाएंगे और वो लड़के देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत देंगे। मेरा निवेदन है, आप लोग पैनिक ना करें, आराम से बैठ के सोच विचार के जो योजनाओं में तब्दीली है वो करें और उसके लिए जो आपको समय चाहिए उसके लिए तत्काल घोषणा करें कि ये योजना विधेयक की जा रही है। मैं आपका 30 सेकंड और लूंगा। लगातार ये बात कही जा रही है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होते हैं ऑफिसर, तो जवान के लिए क्यों नहीं? तो मैडम 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एक पूर्व सैनिक कहलाता है, उसको ग्रेचुटी मिलती है, उसको सीएसडी ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलती है और उसको सरकारी भर्ती में आरक्षण मिलता है। लेकिन जब आप 4 साल के लिए बच्चे को लेते हैं तो इन सारी सुविधाओं से आप जानबूझ के उनको अलग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज शाम को ये घोषणा करा दें कि ये जो भर्ती अग्निवीरों की होगी ये 5 साल के लिए होगी और सरकारी सुविधाएं जो ग्रेचुटी वगैरह की होती हैं वो इनको लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं ये आज शाम को घोषणा हो जाए कि 4 साल के बाद जब उनको सेना की पलटन से भेजा जाएगा तो उनको अगली नौकरी कहां करने आए उसका ज्वाइनिंग लेटर साथ में इशू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप कर्नल जी की बात आपने सुन ली होगी। शरद जी, उनके कुछ सवाल आपसे कि एक तो ग्रेजुएटी, एक तो पेंशन कि वो आप खत्म कर रहे हैं, फिर आप पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि दान में पैसे नहीं आते, तो इसको लेकर भी वो यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरा 4 साल की नौकरी को लेकर भी यहाँ पर सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। हालांकि आपने भले ही पहले बैच के लिए 2-3 साल का जो वक्त है वो आपने बढ़ाया हो, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि सेना से वो बाहर आएंगे तो उनके पास एक मुश्त राशि तो होगी तकरीबन 20 लाख के आसपास, यानी कि आपकी सेविंग 12 लाख के आसपास जो आपको मिलेगी और 7-8 लाख आपकी बचत से जो होंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं 25% वापस आ जाएंगे सिराय में और बाकी जो है वो अलग जगह उनको प्राथमिकता वरीयता दी जानी है। अब दी कब जानी है, कैसे दी जानी है, एक ऑफर लेटर का जिक्र कर्नल जी कह रहे हैं, ये सब आपको क्लियर कर लेना चाहिए। इन मुद्दों पर कैसे अब आगे देख रहे हैं आप?
सरकार जो भी है वो फैसला, उचित फैसला लेगी। लेकिन अभी एक और भी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर पुरानी पद्धति से चलते हैं तो कम लोग फौज में भर्ती होंगे। हम ये जो नई स्कीम ला रहे हैं इसमें ज्यादा लोग भर्ती होंगे कि हर 4 साल बाद जो है ये लोग जब निकलेंगे तो इनकी जगह नए लोग भर्ती किए जाएंगे। तो ये फौज युवा बनती जाएगी, जो मजबूती फौज की बनती जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो सिविल फील्ड में होंगे वो भी फौज के होंगे। उनको जैसे आपने कर्नल साहब को याद होगा और अजय कुमार साहब को भी, कि जैसे 71 की लड़ाई के बाद उनको प्राथमिकता दी गई थी। जो लोग फौज में उस समय थे युद्ध के बाद, उन लोगों को सिविल फील्ड में, सिविल सर्विस में, IAS में वगैरह में उनको प्राथमिकता दी गई थी और वो काफी उनमें से सेलेक्ट भी हुए थे। तो ये अभी इस पे काम चल रहा है। तो इनको ये नहीं कि छोड़ देगी सरकार, इसके 2 वजह हैं। एक तो हमें पेंशन और का जो खर्चा है, इतना बजट बढ़ता चला जा रहा है कि फौज को मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, उसको बचाना। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा तो बजट बढ़ा दीजिए ना, बजट बढ़ा दीजिए। जो लोग छोड़ के जाएंगे उनको भी नागरिक जो धारा में उनको जोड़ने में मदद की जाएगी, ये भी होगा। और 12 लाख रुपए उनको कैश दिया जाएगा, 18 लाख रुपए का कम इंटरेस्ट पे लोन भी दिया जाएगा, कोई भी अपना व्यापार बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर शरद जी आप कह रहे हैं ना कि बजट कम है, तो यहाँ पर अजय कुमार जी भी कह रहे हैं, कर्नल शरद जी भी कह रहे हैं कि बजट आप बढ़ा दीजिए, कटौती ऐसे क्यों? मैंने कहा ना 1,48,000 करोड़ केवल यूपी में बिना खर्च किए हुए वापस हो गए। आप बजट की बात करते हैं, बजट बढ़ाइए। फौज है, देश की रक्षा करती है। अगर देश की रक्षा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो जितनी चीज़ें आप बेचे जा रहे हैं, LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाली, एयरपोर्ट बेच डाले, पोर्ट बेच डाले, जब सब कुछ बेच दिया तो पैसा जा कहाँ रहा है? आप फौज पे नहीं खर्च कर सकते। शर्म आती है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहते। आप लोग जीत के आए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, अब कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन। मतलब जवाब गलत बात है। शरद जी इसका जवाब फिर मैं चलूंगी समीर जी और राजेश जी के पास। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक चीज अंग्रेजी में कहते हैं बिगर बैंक फॉर द बक। जैसे अजय साहब ने कहा, मैं बात इनकी मानता हूं, हम 100 रुपए हम और बढ़ा देते हैं, लेकिन जो 100 रुपए हम और बढ़ाएंगे उस 100 रुपए से हम हथियार, अच्छे आधुनिक हथियार खरीदें। हम 200 रुपए बढ़ा देते हैं, लेकिन उन 200 रुपए को हम तनख्वाह और पेंशन में नहीं। चाइना में सेना को कम किया जा रहा है। आज तकनीकी लड़ाइयां हो रही हैं, आज तकनीकी लड़ाइयों की वजह से सेना को कम किया जा रहा है और आप बढ़ा रहे हैं। तनख्वाह से ज्यादा बढ़ा दीजिए। नहीं, आप आदमी बढ़ा रहे हैं तो तनख्वाह तो 4 गुना बढ़ा रहे हैं ना। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाएं, उससे ज्यादा से ज्यादा। अरे आपने तो 25% रखने की जगह लोगों को 75% और बढ़ा दिया। सेना को कम करना चाहिए, आप बढ़ा रहे हैं। आप तोपें बढ़ाइए, आप आर्मामेंट बढ़ाइए, एमुनेशन बढ़ाइए, हवाई जहाज बढ़ाइए, लेकिन आप आदमी बढ़ा रहे हैं। और आदमी बढ़ा रहे हैं तो खर्चे बढ़ा रहे हैं। आप उन खर्चों को कम करिए। जो आप 4 साल में खर्च करने जा रहे हैं उनको कम करिए। आपको 25% लेना है, आप उसको 100% ले रहे हैं। चाइना अपनी फौज में कटौती कर रही है, आप उनको बढ़ा रहे हैं। आप प्रयोगशाला, फौज को प्रयोगशाला क्यों बना रहे हैं? आप उनको रेलवे में डाल दीजिए, पुलिस में डाल दीजिए, उन नौजवानों को वहां नौकरी दीजिए ना। फौज को ट्रेनिंग सेंटर क्यों बना रहे हैं? बात सही है, मैं मान रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। अरे तो काम चल रहा है तो पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। देश क्यों जलवा रहे हैं? आप पूरी तैयारी के साथ आइए और तब जाके आप क्या कहते हैं, आज देश जला जा रहा है, पूरी तैयारी के साथ आए नहीं। जी अजय जी। अब शरद जी देखिए, आज उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक कर रहे हैं आज दिल्ली में, इसी को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर। हर एक को उम्मीद होगी, युवाओं को आश्वस्त हो सकता है कर दिया जाए। तो इस पर चर्चा, मंथन, जो लूप होल्स यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सेना से जुड़े हुए हैं, दोनों ही पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं, नौसेना, और उन चीज़ों को समझते हैं। और आप बता रहे हैं कि आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, तो तमाम चीज़ों को हम चाहते हैं कि आज की बैठक में दूर किया जाए। मैं राजेश जी के पास चलती हूँ, फिर मैं समीर जी के पास चलती हूँ। राजेश जी देखिए, कन्फ्यूज़न तो बहुत होगा, खामियां बहुत होंगी, लेकिन उन खामियों में साथ क्या जगह जगह प्रदर्शन करके दिया जाना सही होता राजनीतिक दलों की तरफ से? क्योंकि आज RJD हो या आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो कह रही कि हम प्रदर्शन करेंगे, ऐसे तो और भड़केंगे ना ये युवा। शिवांगी जी, मैं देश की जनता से, युवाओं से निवेदन करूंगा कि ये संपत्ति जो है वो हमारे टैक्स से बनती है, सरकार की संपत्ति नहीं है, इसका नुकसान ना करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा।
और मैं इतना कहना चाहूंगा, 71 साल के प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करेंगे और 22 साल का, 24 साल का, 26 साल का युवा रिटायरमेंट लेगा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। नहीं, इन दोनों चीजों को मत जोड़िए अभी आप। प्रधानमंत्री और जो हमारा जवान होता है सरहदों पर, आप उसकी एज की तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये तुलना मत कीजिए आप। प्रधानमंत्री और हमारे जवान की तुलना तो मत कीजिए, दोनों का अलग है रोल अपना, तो फिर आप उसमें एज फैक्टर नहीं जुड़ सकता है। विरोध में क्या ही बोल जाते हैं आप राजेश जी। युवा 22 साल में रिटायरमेंट लेगा, 24 साल में रिटायरमेंट लेगा, 26 साल में रिटायरमेंट लेगा युवा। आप युवाओं की तो रिटायरमेंट के बाद आज उसी पर तो चर्चा, बड़ी बैठक होनी, रिटायरमेंट के बाद ना बैठे। काबिल दोस्त ने कहा कि हमारी फौज घाटे में है, आपने पूरे देश में महंगाई बढ़ा दी, सारे देश को बेच के खा लिया। आप सीधे क्यों नहीं कहते हम अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे? आप सीधे उस चीज को टारगेट करिएगा। नहीं राजेश जी, देखिए अभी अडानी अंबानी पर मत जाइए, मैंने बिल्कुल बहस इस तू मैं से नहीं करवाई है, एक की बात सुनी गई है। आपने 2014 में कहा था, आपने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आपने आज तक पूरे 7 साल 8 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी। आपने सारी नौकरियों की वैकेंसी निकाली, जनता का पैसा खर्च हुआ फॉर्म डालने में, और आपने सारी जितनी भी वैकेंसी है आपने कैंसिल करी। आज आप देश की एक एक टुकड़ा जमीन बेचने पर लगे हुए हैं, एक एक टुकड़ा जो 70 साल में बनाया था वो बेच रहे हैं। फिर आप कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ये सारी बातें तो देखिए, अभी हमारे जो दोनों पूर्व अधिकारी बैठे उन्होंने भी कहा कि राजनीतिक दल जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, लेकिन ऐसे में उनको करना नहीं चाहिए। अभी इस अग्निपथ की आग को शांत कैसे किया जाए, इसमें सहयोग कैसे दिया जाए, क्योंकि अच्छे सुझाव की जरूरत है यहाँ पर। राजेश जी, हर एक दल से यही उम्मीद है कि अच्छे सुझाव दीजिए सरकार को, ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, युवा गलत रास्ते पर जा रहा है, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने वाला युवा जो है गलत रास्ते पर ना जाए, इसके लिए समझाना है। एक मिनट शिवांगी जी, हाँ शिवांगी जी एक मिनट, जी बोलिए। एक मिनट, मेरे काबिल दोस्त अजय जी ने कहा था हम लोग फौज में इतने एक्सपीरियंस लेने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, इतना रिटायरमेंट लेने के बाद हमको गार्ड की नौकरी मिलती है। 4 साल के युवा को आप हथियार चला के छोड़ देंगे, हथियार सिखाना 4 साल में हथियार सिखाएंगे उसको, और 4 साल की नौकरी के बाद छोड़ देंगे, क्या करेगा वो बेरोजगार? कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? जबकि और विभागों में नौकरियां हैं, छोड़ देने की नहीं है बात जो कही जा रही है। राजेश देखिए, आप ये अभी बिल्कुल गलत रख रहे बात। यहाँ पर आप ये पूछिए, जो आ रही हूँ मैं, आज जी माफी चाहती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। यहाँ पर आप ये पूछिए कि आप कह रहे हैं 4 साल बाद अगर रिटायरमेंट दे रहे हैं तो आप उनको वरीयता देंगे, तो कैसे देंगे? इस पर सवाल बनता है। छोड़ देंगे, बेरोजगार हो जाता है क्या हमारा जवान? इस पर बात मत रखिए। सरकार के लिए वरीयता देंगे तो ये सवाल कीजिए, वरीयता कैसे देंगे? आज तक नहीं देंगे। आज तक 10-10 साल से संविदा पे नौकरियां करने वालों को इन्होंने परमानेंट नहीं किया। 8-8, 10-10 साल से संविदा पे नौकरी करने वालों को परमानेंट नहीं किया। ये किसी को नौकरी नहीं दे सकते, ये किसी को नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी छीनने का काम कर रही है सरकार। ठीक है समीर जी। शिवांगी जी, मैंने बहुत धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनी है, पूरी डिबेट में, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय दें। ठीक है। मैं 2-3 पहलू के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा। पहली बात, जो यहाँ पे अभी जिस तरीके से शरद जी ने कुछ बातें बोली हैं, उनको थोड़ा सा खुद कंफ्यूजन है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, और यही दिक्कत है। जब भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता समझने में दिक्कत समझ रहे हैं, तो नौजवान आम आदमी को ये बात समझ में कैसे आएगी? एक तरफ वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा, वो शब्द मैं दोबारा यूज करूंगा, नहीं करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि जो नई प्रणाली है इससे हम और भर्तियां ज्यादा कर पाएंगे। तो ये खुद बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। दूसरी बात कि दिक्कत यही है, जो अभी बाकी भी पैनलिस्ट ने बोला, कि जो एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, जैसे जब किसान आंदोलन हुआ, 1 साल किसान आंदोलन चला, आप अभी देख रही होंगी एसएससी जीडी 2018 के शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और पिछले 72 हफ्तों से चल रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये सब प्रीकर्सर्स हैं, जो अब जो आप हिंसा कह रही हैं कि हिंसा क्यों हो रही है, क्योंकि यही उनको एक समझ में आ रहा है, कि यही ऑल्टरनेट समझ में आ रहा है। और आप ये समझिए कि जब इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती तो है कि हिंसा हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमें उनको ब्लेम भी क्या कहते नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो उनको देखते चले आ रहे हैं, जो वो महसूस करते चले आ रहे हैं, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और यही बात कि इसमें आश्वासन, देखिए आश्वासन आप दीजिए, लेकिन आश्वासन हम देख रहे हैं कि जो भी आंदोलित आज के युवा हैं, वो देख रहे हैं कि वो कितने आश्वासन उनको मिल चुके हैं।
कितने आश्वासन, चाहे वो किसानों की आय दोगुना करने वाली हो, चाहे 15 लाख हर अकाउंट में आने वाली हो, चाहे कितने भी आश्वासन दिए गए, किस आश्वासन पे सरकार खरी उतरी है? तो लाजमी है तो कि उनमें क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार कैसे समझाए सरकार को, क्योंकि ये रास्ता तो सही नहीं है। सरकार को ये समझना पड़ेगा, सही नहीं है ना, सरकार को ये समझना पड़ेगा, जैसे सर ने भी अभी कुछ देर पहले यही बोला था अपनी वक्तव्य में कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे आनन फानन में और ऐसे तानाशाही रवैये से कोई भी नीति, कोई भी योजना लागू ना करें। हर योजना लागू करने का एक तरीका होता है, उसमें स्टेक होल्डर्स, आगजनी की तस्वीरें आने लगी। समीर जी, मैं सुझाव चाहती हूँ आपका, आज सुझाव दीजिए, आज आरोप मत लगाइए जी, बिल्कुल सुझाव दीजिए। सबसे बड़ा सुझाव अब ये युवा क्या कैसे समझाएं, क्योंकि अभी ने आज बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, उसका हम सबको इंतजार है क्या होता राजनाथ सिंह की बैठक में, लेकिन अब ये युवा, क्योंकि ये रास्ता तो हम नहीं अख्तियार कर सकते ना, अभी क्या करें ये युवा, कैसे? आपका कोई सुझाव? एक दल आती हूँ मैं इसके बाद, अजय जी आपके पास सुझाव। शिवांगी जी, मैंने पहले भी दिया था कि किस तरीके से अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका ही मूवमेंट डाइल्यूट होगा, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा अब डिबेट, आप जो परिचर्चाएं हो रही हैं वो इस बात पे कम हो रही है कि नुकसान क्या है, इस बात पे ज्यादा हो रही है कि हिंसा क्यों हो रही है। तो ये आपके हाथ में है कि जो परिचर्चाएं हो वो आपके फेवर में हो, वो आपकी मुद्दों को रख के हो। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, आई टोटली एग्री, बट मेरा सवाल ये कि मैं सुझाव मांग रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए अजय जी से भी मैं इसके पास जाऊंगी इस बात को लेकर, लेकिन आप एक दल हैं और अभी मैंने आपसे कहा आज आरोपों का काम मत कीजिए, आज इस देश की संपत्ति को जो नुकसान हो रहा है, जो युवा सेना में देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, इनको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। तो आपके हिसाब से सुझाव कैसे हो और क्या कुछ इसमें चेंजेस? मैं चाहती हूँ बहुत कम शब्दों में आप बोले, वक्त कम है, फिर उसके बाद में ग्लास कमेंट सबका ले लेना चाहती हूँ। जी शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा केंद्र की सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, कि इस जो नीति है, जो स्कीम है, इसको तत्काल प्रभाव से रोल बैक करें। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसा कुछ करना है, सबसे पहले तो जो हमारी रक्षा प्रणाली है, जो हमारी देश की सुरक्षा है, उसके साथ इस तरह के जो अभी सर ने बोला कि एक कोई वर्कशॉप नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो समीर जी, कुल मिलाकर मैं आपकी बात से समझ गई कि ये जो योजना वो वापस ले ली जाए। जी बिल्कुल, और तो आगे से भी कोई भी योजना अगर ऐसे लागू करनी हो तो ऐसे ना करें कि पूरे देश में आग लग जाए। वहीं पर अटके रहेंगे तो हमें आगे नई चीजें और एक्सपीरियंस तो करनी होगी, लेकिन हमने आपसे सुझाव मांगे थे, बैक करने की बात नहीं थी। जैसे अगर हर जितने भी सैन्य अधिकारी हैं आपको लाते उसमें सुझाव की जरूरत होती है। मैं चाहती हूँ इस पर अजय जी आप अपना कमेंट दीजिए, क्योंकि आपका कमेंट जो होगा वो किसी भी राजनीति से ओतप्रोत नहीं होगा। मैं आपसे भी कुछ सुझाव जानना चाहती हूँ कि कैसे इस अग्निपथ योजना को सुधारा जा सकता है, कैसे इसको और बेस्ट टू बेस्ट बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो 6 महीने के लिए इसको विदहेल्ड कर दें, ठीक है, क्योंकि उससे हमारी हिंसा रुक जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों ने मेडिकल और रिटन टेस्ट पास किया है, उनकी भर्ती की जाए। ठीक है। इसके बाद ये जो कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे, इन सबको इंटर पास का सर्टिफिकेट मिलेगा। आज फौज में पास होते हैं हमारे सैनिक, मैं बात नहीं कर रहा हूँ अधिकारियों की, ऑफिसर्स की बात नहीं करता, मैं सैनिकों की बात करता हूँ। उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जब वहां से वो लोग वापस आते हैं 15 साल बाद, 17 साल बाद, 20 साल बाद, उसकी मान्यता नहीं है। जब उनको नौकरियां नहीं मिलनी तो इंटर पास 4 साल वालों को नौकरी कैसे मिलेगी? आज हम एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं, वहां टेक्निकल जानकारी के लिए, टेक्निकल बनाने के लिए एक आदमी को 5 से 6 साल लगता है। तो हम इनकी सेवाएं कब ले पाएंगे? तो इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा। हमें 4 साल के रिटायरमेंट का जॉब की श्योरिटी देनी होगी। श्योरिटी हम कैसे दे सकते हैं जब रेलवे में आप भर्ती कर दो डायरेक्ट? 6 महीने के लिए रोक दें। शरद जी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं चाहती हूँ पूर्व सैन्य अधिकारी जो हमारे कर्नल शरद जी, वो भी अपना आखिरी कमेंट दे। शरद जी, मैं आपका कमेंट चाहती हूँ बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अपनी बात रख दें यहाँ पर सुझाव के तौर पर। शिवांगी जी, जो बेहतर से बेहतर था देश के लिए, फौज के लिए, वो सरकार ने किया है। शरद जी, वो भी 1 रैंक 1 पेंशन भी, एक्चुअली दोनों का नाम शरद है, हमारे कर्नल जी का भी नाम शरद है और बीजेपी प्रवक्ता का भी नाम है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन शरद जी ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए कि आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे कम शब्दों में 10 सेकंड में, फिर मैं चलती हूँ कर्नल जी के पास। शरद त्रिवेदी जी, देखिए, जो बेहतर से बेहतर हो सकता था देश के लिए और फौज के लिए, वो सरकार ने फैसला लिया है। पहले भी 1 रैंक 1 पेंशन, जिसकी डिमांड 40-50 साल से चल रही थी, वो किसी सरकार ने फैसला ले लिया, वो इस सरकार ने फैसला अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मैं कर्नल शरद जी की बात करती हूँ कि आप इस पर काम कीजिए। मुझे लगता है आप इस पर शायद सुझाव उस तरीके से बेटर ना दे पाए, लेकिन आप इस पर वर्क कीजिए, वर्क की बहुत जरूरत है। पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल शरद जी, आपका मैं सुझाव चाहती हूँ इस पर।
मैडम हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे कम से कम 1 मिनट बोलने का समय दीजिएगा प्लीज। आप माफी पहले तो चाहती हूँ मैडम कर्नल मुझे जी, बहुत देखिए व्यक्तिगत वक्त तौर बहुत पे कम है, बहुत मैं खुशी है कि माफी आज चाहती हूँ, मैं रक्षा माफी चाहती मंत्री हूँ आपसे कर्नल जी, मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप, क्योंकि वक्त की पाबंदी मजबूरन हमें इसको यहीं वाइंड अप करना होगा। 40 सेकंड में मैं चाहती हूँ अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, जो मेन पॉइंट आपको लगते हैं सुझाव के तौर पर। मुझे बहुत खुशी है मैडम कि आज रक्षा मंत्री जी ने एक कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई है। मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत पहले तो इस योजना को कैंसिल किया जाए, उसके बाद इस पे कोई बात हो। बस मेरे को 10 सेकंड और दीजिएगा। जो ओआरओपी की बात कर रहे हैं मैडम, ओआरओपी के एरियर के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, 12 जून तक पैसा देना था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इस सरकार की मंशा पे मुझे शक है कि इन बालकों के लिए कुछ करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद सभी का। तो अभी युवा जो आक्रोशित है, अभी इनके गुस्से को काबू में करने के लिए, कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार तुरंत तत्काल कदम उठाए। धन्यवाद।